नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का राम राम हरियाणा में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के गांव बिहोली में राजकीय पशु चिकित्सक पॉलीक्लिनिक के उद्घाटन करने के उपरांत उपस्थित जन को संबोधित करते हुए गांव के विकास कार्यों के लिए 21 लाख रुपए देने की घोषणा की है और साथ ही किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, इससे न केवल मिट्टी की उर्वरकता बनी रहती है बल्कि पर्यावरण और स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने हेतु हरियाणा सरकार किसानों को एक देसी गाय की खरीद पर 30,000 रुपए तक की सब्सिडी प्रदान कर रही है, जो कि वो गौ आधारित जैविक विधियों को अपनाकर टिकाऊ कृषि की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। आज का ये दिन हम सब के लिए बड़े गर्व का दिन है। मुझे खुशी है कि आज एक ऐसा स्थान हमारे यहां इस क्षेत्र के अंदर जुड़ा है जिसका आज उद्घाटन हुआ है कि हमारे किसान भाइयों को, हमारे श्रमिक भाइयों को, जो एक रोजगार का भी साधन ये साथ में चलता है और ऐसा रोजगार है कि जिससे व्यक्ति अपने पूरे परिवार को आगे बढ़ा सकता है। आज इस पशुपालन विभाग के द्वारा ये राजकीय पशु चिकित्सालय आज इसका उद्घाटन हुआ है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मुझे ये भी खुशी है कि जो ये पशु चिकित्सालय यहां खुला है, इस पशु चिकित्सालय में जिसके ऊपर 4,67,00,000 रुपया खर्च आया है और यहां पर ये हॉस्पिटल सभी आधुनिक सुविधाओं से ये सुसज्जित है। यहां पर्याप्त संख्या में डॉक्टर भी हैं, यहां पर ऑपरेशन थिएटर भी है, यहां पर लेबोरेटरी भी है। लेबोरेटरी के साथ साथ यहां पर पशुओं को अगर कोई फ्रैक्चर आ जाता है तो एक्सरे मशीन भी है। ये पहला ऐसा हॉस्पिटल जिसमें सभी सुविधाएं इसमें सुसज्जित हैं, क्योंकि ये बड़ा हॉस्पिटल यहां पर आज आप लोगों को समर्पित हुआ है। लाडवा विधानसभा के गांव मथाना के गौवंश धाम एवं अनुसंधान केंद्र में गौ चिकित्सालय का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिलान्यास किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने भूमि पूजन कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया और गौ सेवा भी की है। उन्होंने आधुनिक गौ चिकित्सालय के निर्माण के लिए 21 लाख रुपए सहयोग के तौर पर देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि मथाना में गौशाला और आधुनिक पशु अस्पताल के निर्माण से बेसहारा गौवंश सड़कों पर नहीं घूमेंगे, साथ ही बीमार गौवंश का इलाज भी होगा। इसके साथ ही क्षेत्र के पशुपालकों को भी अपने पशुओं का इलाज करवाने की यहां पर सुविधा प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की गौशालाओं में चारा के लिए 270 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है और पिछले साल 608 गौशालाओं में 166 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। 310 गौशालाओं में शेड लगाकर किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री को गांव मथाना की सरपंच अंजना देवी ने गांवों की मांगों का मांग पत्र सौंपा है। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उपस्थित लोगों की समस्याएं और शिकायतों को सुना और अधिकारियों को उनके समाधान के निर्देश भी दिए हैं। हरियाणा के रेवाड़ी में सोमवार को ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में मंत्री विपुल गोयल ने
तहसीलदार को चार्जशीट करने के आदेश दिए हैं और ये कार्रवाई जो है वो कंकड़वाली जोहर तालाब की पैमाइश में देखने के कारण देरी के कारण की गई है। दरअसल स्थानीय लोगों ने नगर परिषद को पत्र लिखकर जोहर की पैमाइश कराने को कहा था। नगर परिषद ने इस संबंध में तहसीलदार श्रीनिवास को 4 महीने में 4 बार पत्र लिखा, लेकिन उनकी पैमाइश नहीं कराई। सोमवार को मोनिका, बबीता, सुमन नाम की महिलाओं ने मंत्री के सामने इस मामले की शिकायत की। इसके बाद मंत्री गोपाल ने तहसीलदार श्रीनिवास को रिपोर्ट बनाने में 4 महीने लगते हैं क्या, इन्हें चार्जशीट करो। बैठक में विधायक लक्ष्मण यादव, विधायक अनिल यादव और साथ ही डीसी अभिषेक मीणा सहित एसपी, डीएमसी सहित कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक थी जिसमें 3 तो पेंडिंग मुद्दे वो थे और आज 18 जो है नए मामले आए हैं, उनको संज्ञान में लिया गया और उनका जो भी उचित निर्णय था वो करने का काम किया गया। कुछ जो है दिक्कतें थी उनको पेंडिंग रख दिया गया, रिपोर्ट के लिए कमेटी बना दी, वो अपनी रिपोर्ट देगी और उसका निर्धारण हो गया। अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर उनका निवारण हो जाएगा और अगली मीटिंग के अंदर उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। लेकिन पानी में काफी समस्या है, घर में कर रही है। सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। रेगुलर जो है डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में और सारे एसओडी अपने अपने डिपार्टमेंट के लोगों को बैठकर मीटिंग करेंगे। बारिश आ रही है, ना तो पानी की समस्या कोई हो, ना जल भराव की समस्या हो और ना ही बिजली की कोई समस्या हो, ऐसे आज यहाँ पर आदेश दिए गए हैं। जो नालों की समस्या के बारे में जो कहा पूरे हरियाणा के अंदर सर वहाँ पर पानी की सप्लाई प्रॉपर नहीं होती है, कभी मोटर खराब हो जाती है, कभी कुछ खराब हो जाता है और लोग 4-4, 5-5 दिन तक पानी नहीं आ रहा। इस रिगार्डिंग मैंने डीएमसी महोदय को फोन किया था कि भाई साहब अगर पानी नहीं आ रहा तो आप या तो हैंडपंप का टेंडर लगवा दीजिए, सुधर जाए जो पुराने लगे हैं, और अगर वो नहीं सुधर रहे हैं तो हर वार्ड में 1-1, 2-2 हैंडपंप लगवा दें। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सोमवार को चंडीगढ़ में राज्य सर्वोच्च समिति की 30वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम की प्रगति की समीक्षा के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि अक्टूबर 2024 से प्रदेश के प्रगति डैशबोर्ड पर लगातार 100% अंक हासिल किए हैं, जो डिजिटल अपराध ट्रैकिंग और डेटा प्रबंधन में प्रदेश के शीर्ष प्रदर्शन को दर्शाता है। जून 2021 से पिछले 46 महीनों में राज्य ने 35 बार शीर्ष स्थान प्राप्त कर, आपको बताते चलें कि यहां पर प्रभावी और पारदर्शी पुलिसिंग की अपनी प्रतिबद्धता जताई है। और डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने बताया कि हरियाणा पुलिस हर समय पोर्टल पर उपलब्ध नागरिक सेवाओं के लिए सेवा का अधिकार डैशबोर्ड पर 10 में से 10 अंक प्राप्त कर रही है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी नेताओं को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता लगातार मर्यादाएं जो हैं वो लांघ रहे हैं। पहले मध्य प्रदेश के उप मंत्री ने सेना और वीर सैनिकों के विरुद्ध गैर जिम्मेदाराना बयान दिया और अब हरियाणा के बीजेपी सांसद ने आतंकी हमले के शिकार और शहीदों के विरुद्ध बेहद ही निम्न स्तर की टिप्पणी की है। ऐसे बयान जो हैं वो नाकाबिल बर्दाश्त हैं। जिम्मेवार पद पर बैठ के जिम्मेवारी से बात करनी चाहिए। जो उन्होंने जिस किस्म की बातें कही हैं वो स्वीकार्य नहीं है और इसका संज्ञान महिला कमीशन को भी लेना चाहिए और बीजेपी को भी इनके खिलाफ कोई न कोई कार्रवाई करनी चाहिए ताकि लोग ऐसा बयान देने से आगे बढ़ जाएं। ये कोई शोभनीय काम नहीं था, लेकिन अब पता नहीं हो क्या रहा है। कहीं मध्य प्रदेश का डिप्टी चीफ मिनिस्टर कुछ कह रहा है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है। कहीं वो उनके मंत्री शाह कह रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो तुरंत बीजेपी को भी एक्शन लेना चाहिए और महिला कमीशन से भी ये है उनको भी संज्ञान लेना चाहिए।
बीबीएमबी से जुड़े मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है, जिस पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। बीबीएमबी के वकील राजेश गर्ग ने कहा कि हमारी ओर से हाईकोर्ट में जवाब पेश कर दिया गया है और साथ ही पंजाब सरकार ने अपना जवाब पेश किया है। पंजाब सरकार ने 2 मई को दिल्ली में हुई बैठक पर सवाल उठाए थे, लेकिन हमने ये साफ कर दिया कि पानी के बारे में लेकर बीएमबी ही जिम्मेदार है और राज्य सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, जिस पर पंजाब सरकार ने अपने जवाब पेश किए हैं। इसको लेकर हरियाणा और केंद्र की ओर से जो जवाब दाखिल किए गए हैं, हाईकोर्ट ने फिलहाल फैसले को सुरक्षित रख लिया है और हाईकोर्ट की ओर से जल्द ही फैसला सुना दिया जाएगा। देखो, पंजाब सरकार के ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, 2 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣਾ ਸੀ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕੰਟੈਂਟ ਤੇ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਣਗੇ। 2 ਦਿਨ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਰ ਭਾਖੜਾ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਹਿਸ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। आरोही स्कूलों को लेकर हरियाणा सरकार ने आदेश दिए हैं कि कच्चे 129 पीजीटी और टीजीटी का कार्यकाल 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे अध्यापकों को इससे राहत भी मिली है। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा की तिथियां घोषित हो चुकी हैं और ये परीक्षा 26 और 27 जुलाई को होनी है। इस परीक्षा के फॉर्म हालांकि पहले ही भरवाए जा चुके हैं। बोर्ड सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल के मुताबिक इस परीक्षा के लिए बोर्ड ने अपनी कमर कस ली है। बोर्ड कर्मचारियों की छुट्टियां भी अगले आदेशों तक रद्द कर दी गई हैं। बोर्ड सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल के अनुसार परीक्षा की तिथियां घोषित हो चुकी हैं। अब सबसे जरूरी कार्य सेंटर बनाना है और साथ ही परीक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवाने का काम है। साथ ही उन्होंने बताया कि परीक्षा में कर्मचारियों अधिकारियों की ड्यूटी लगाने के साथ साथ फिक्सिंग का कार्य काफी महत्वपूर्ण है। इसमें बताना चाहूंगा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा और हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को जिम्मेवारी दी गई है 26 और 27 जुलाई को एचटेट आयोजित करने के लिए। तो इसमें ये काफी जो महत्वपूर्ण एग्जाम है, परीक्षा है, और पूर्व में भी अब देखते हैं पिछले 2022 में 23 में इस प्रकार का सफल आयोजन किया गया है, जिसमें 3.25 लाख से ज्यादा 3,28,000 से ज्यादा जो छात्र है उनका रजिस्ट्रेशन होया हुआ है। तो इसकी घोषणा होने के उपरांत हरियाणा वेलफेयर सोसाइटी फॉर पर्सन्स विद स्पीच एंड हियरिंग एम्पावरमेंट यानी कि WCPSHI की तरफ से बधिर युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गुरुग्राम के सेक्टर 15 पार्ट सेकंड स्थित कार्यालय में एक विशेष प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया। इस मौके पर 5 प्रमुख मल्टीनेशनल कंपनियों में ने भाग भी लिया और अभ्यर्थियों से संवाद किया। कई प्रोफाइल के लिए चयन प्रक्रिया भी शुरू की गई। संस्था की ओर से बताया गया कि चयनित अभ्यर्थी जो हैं उनको 29 मई को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। आज गुरुग्राम सेंटर में हमारा जॉब फेयर मेला है और जिस तरीके से आप जानते हैं कि हमारी जो सोसाइटी के प्रेसिडेंट है वो हमारे ऑनरेबल गवर्नर ऑफ हरियाणा है और 29 को वो हमारे बीच में आएंगे और हमारे बच्चों को आके जो आज हमारे बच्चे इंटरव्यू देंगे उन बच्चों को जो जॉब्स मिलेंगी उनको अपॉइंटमेंट लेटर उनके हाथों मिलेगा। आज हमारे बीच में कुछ कंपनीज हमारे बीच में आई हैं जो हमारे बच्चों को जॉब्स दे रही हैं। डिलीवरी कंपनी, फ्लिपकार्ट, Amazon, HNG और फ्रंटियर ग्रुप। खबर बल्लभगढ़ से है, जहां पर नगर निगम की लापरवाही के बाद डीसी विक्रम सिंह यादव ने कमान संभाली है।
खुद नालों का दौरा करने के लिए पहुंचे। पिछले 7 दिनों से गंदे पानी की सप्लाई को लेकर भी डीसी ने नगर पालिका के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि डीसी विक्रम सिंह यादव ने कहा कि नालों की सफाई का काम चल रहा है और वो खुद ही बल्लभगढ़ के दौरा करने के लिए पहुंचे हैं। जल्दी सभी नालों की सफाई हो जाएगी, लोगों को राहत मिलेगी। वहीं चावला कॉलोनी में पिछले 7 दिनों से गंदे पानी की सप्लाई को लेकर भी उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश देने की बात कही है। आज पूरे शहर में हमने दौरे करे हैं, जो फ्लड से रिलेटेड जो हमारे काम चल रहे हैं, नालों की जो सफाई चल रही है, तो वो हमने उनका मुआयना करा है। तो कार्य चल रहे हैं, प्रगति पर है। कुछ जगह थोड़े इश्यूज थे, एनक्रोचमेंट के हों चाहे बाकी इश्यूज हों, तो वो दूर करने का निर्देश दिया कंसर्न डिपार्टमेंट को। तो ये जो आने वाली बारिश रहेगी उसमें हमारी कोशिश है कम से कम जल भराव हो और जल्दी जितना जल्दी हो पाए डिस्पोजल हमारे काम करें, और जो हमारे नाले हो गए या फिर जो हम कहें आगे बुढ़िया नाला या गोची नाला, तो उसमें पानी जल्दी जल्दी उसमें डालें। आज पूरे शहर में हमने दौरे करे हैं, जो फ्लड से रिलेटेड जो हमारे काम चल रहे हैं, नालों की जो सफाई चल रही है, तो वो हमने उनका मुआयना करा है। तो कार्य चल रहे हैं, प्रगति पर है। कुछ जगह थोड़े इश्यूज थे, एनक्रोचमेंट के हों चाहे बाकी इश्यूज हों, तो वो दूर करने का निर्देश दिया कंसर्न डिपार्टमेंट को। तो ये जो आने वाली बारिश रहेगी उसमें हमारी कोशिश है कम से कम जल भराव हो और जल्दी जितना जल्दी हो पाए डिस्पोजल हमारे काम करें, और जो हमारे नाले हो गए या फिर जो हम कहें आगे बुढ़िया नाला या गोची नाला, तो उसमें पानी जल्दी जल्दी उसमें डालें। एसडीएम अशोक मुंजाल ने अपने कार्यालय में आपको बताते चले कि राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर बैठक करके संबंधित विभागों के अधिकारियों को मैट, पानी, बिजली, अल्पाहार आदि की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर इंद्री एसडीएम और साथ ही अशोक मुंजाल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उपमंडल स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन 21 जून को सुबह 7 से 8 बजे अनाज मंडी इंद्री में किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर पायलट रिहर्सल 20 जून को आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम में स्कूल, कॉलेज के विद्यार्थियों के अलावा योग संस्थाओं से जुड़े सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि भी भाग लेंगे। उन्होंने भी संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सभी प्रबंध समय रहते हुए सुनिश्चित किए जाएं, आपसी तालमेल बनाकर कार्य किया जाए। हमारा जो 21 जून 2025 को है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाना है, तो उसी संबंध में आज सभी विभागों के अधिकारियों को बुलाया गया था यहाँ पर, ताकि इसकी तैयारी शुरू की जा सके। तो हमारा आज से वैसे कार्यक्रम शुरू भी हो चुका है। 26 तारीख से सभी जो स्कूलों के पीटीआई टीचर है और डीपी हैं, तो उनको आज से ही ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि ये जाके सभी स्कूलों में योग करवाएं। इन सभी को ट्रेनिंग दी जाएगी योग विशेषज्ञ द्वारा। तो आज से स्टार्ट करेंगे जहां पर ठीक है। फरीदाबाद में कोरोना संक्रमण का एक और नया मामला सामने आया, जिसमें जिले में संक्रमितों की कुल संख्या अब 4 हो गई है। मुख्य चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर जयंत आहूजा ने बताया कि पहले के तीनों संक्रमित मरीज पूरी तरीके से स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं, जबकि चौथा मामला हाल ही में सामने आया है। डॉक्टर आहूजा ने बताया कि अब फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में कोरोना की टेस्टिंग की सुविधा भी शुरू कर दी गई है। अस्पताल प्रशासन ने जांच के लिए भी विशेष व्यवस्था की है। कोरोना टेस्टिंग किट जो है वो उपलब्ध कराई जा रही है और एक चिकित्सक को विशेष रूप से इस कार्य के लिए नियुक्त भी किया गया है। देखिए, अभी तक 4 मरीजों की रिपोर्टिंग है। 4 मरीजों में से 3 मरीज पहले से ठीक हो चुके हैं और कोरोना की टेस्टिंग के लिए हमारे पास पूर्ण सुविधाएं हैं। जिस भी मरीज को खांसी, जुकाम, बुखार या नाक बहने की शिकायत है और उसको ऐसा लगता है कि उसको कोरोना
फरीदाबाद के बैठखल तहसील में एक महिला से 12 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। महिला को एक ऐसा मकान बेच दिया गया जो पहले से ही बैंक में गिरवी रखा गया था और इस पूरे मामले में मकान बेचने वाली महिला के साथ साथ नीलम नाम की आपको बताते चले कि महिला सब रजिस्ट्रार बरखल को मिली भगत सामने आई। पीड़ित महिला ने बताया कि उन्होंने 21 अगस्त 2024 को सुषमा पांडे नाम की महिला से 12 लाख रुपए में एक मकान खरीदा था। सुषमा पांडे ने रजिस्ट्री में यह लिखा था कि यह मकान किसी भी लोन या लेनदारी से मुक्त है, लेकिन 16 मार्च 2025 को एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां पर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड और डीसी ऑफिस के अधिकारियों की टीम उनके घर पर आई। मकान के दरवाजे पर कब्जे का नोटिस चिपका दिया। अधिकारियों ने बताया कि मकान नीलम नाम की महिला के नाम पर पहले ही बैंक में गिरवी रखा गया था और उस पर लोन चल रहा है, तो अब तक चुकाया भी नहीं है। बैंक जो है वो अब इस मकान पर कब्जा लेने की प्रक्रिया शुरू कर चुका है। नागल चौधरी के गांव नागल कालिया के सरकारी स्कूल में आपको बताते चले कि अध्यापकों की आपसी गुटबाजी राजनीति के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। एक महिला अध्यापिका ने गंभीर आरोप लगाए और हालात इतने बिगड़ गए कि एक अध्यापिका बेहोश हो गई। ये स्थिति न केवल स्कूल के लिए बल्कि बच्चों के भविष्य के लिए भी चिंताजनक है। हालांकि मामला एसडीएम के संज्ञान में आ चुका है। टेलीफोनिक जानकारी पर बताया कि जांच टीम गठित कर दी गई है, रिपोर्ट आने पर एक्शन लेंगे। और उन्होंने मेरे को धमकी दी, ये बोले कि अब की बार तो आ तो गई पर तेरा रिकॉर्ड तेरे ना चढ़ाऊं, मैं अपने चढ़ाऊंगा। मैंने कहा सर आपने तो सारे 4 चैप्टर करवा रखे, आगे तो कुछ सारा मैंने करवाया है। आप क्लास को छोड़ के पार्टी करने बैठ जाते हो तो वो सारा काम कौन करवाता है? मैंने करवाया है, तो रिकॉर्ड तो मैं अपने नाम चढ़वाऊंगा क्योंकि मैंने पढ़ाया है। आपने तो नातन की कॉपी पूरी करवा रखी, 16 चैप्टर हो गए जिसमें 10 चैप्टर हो गए, 10 पोएम होगी, सारी ग्रामर होगी, कुछ नहीं करवा रखा। जबरदस्ती मैं इनको कह के कि मेरी मेहनत तो मेरा ही चढ़ना चाहिए। अब की बार भी मेरे 96% आए 10th के अंदर। ये क्या करते हैं, अब की बार ये कह रहे हैं कि हमारा रिजल्ट अच्छा आता है। ये पैसे इकट्ठे करते हैं चाय पानी के लिए, जहाँ पर इनका सेंटर होता है वहाँ पहुँच जाते हैं। मेरे से बोले कि ये बोले योगी सर 500 रुपए दे, तेरा वो सही करवा के आओ। मैं बोले सर मेरे को कुछ नहीं देना, मैं अपने 200 रुपए अपना भाड़ा लगा के आती हूँ, मेरे पास 1 भी रुपया नहीं, मेरी मेहनत है तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा। मेरा 96% रिजल्ट आया। योगेश सर दोनों साइड में है, यानी कि जिसको बोलते हैं ना, ऐसे करते कि मेरे बिना यहाँ पत्ता भी नहीं होता। अध्यापक कोई नशा नहीं करता, साफ सफाई आप लोग देख रहे हो, स्लीपर मेरे पास 2 साल से है जी। स्कूल में मैम पानी की व्यवस्था भी नहीं है। पानी की व्यवस्था 2 टंकियां है स्कूल में मैम, वो दोनों टंकियां हैं, वो उनमें पानी नहीं है, फिलहाल वो खाली है। वो बिजली की समस्या होती है, कभी ये ट्यूबवेल से बिजली नहीं आती तब वो खाली रहती है जी। अन्यथा कोई व्यवस्था खराब नहीं है पानी की। स्कूल की पहले हमारे पास शिकायत आ चुकी है, तो उसके लिए हमने टीम गठित कर दी थी, कमेटी बनाई हुई है और वो जैसे ही उनकी कोई जांच होगी हमारे पास आएगी तो हम जो उसके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे। बाकी उनकी सहमति होगी, उनका समझौता भी हो गया, उन्होंने रिटर्न में दे दिया कि आप लोग ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नागरिक अस्पताल में एक मासूम बच्चा अस्पताल में दाखिल है जिसके पैरों पर चोटों के निशान हैं। दरअसल स्कूल के टीचर ने उसे सवाल करने पर पीटा। पूरा मामला रतिया के गांव रताखेड़ा के सरकारी स्कूल का है। परिजनों ने आरोप लगाया कि टीचर ने उसे पीटने के बाद में धमकाया भी। इसकी उन्होंने तुरंत सूचना डायल 112 पुलिस को दी। पुलिस ने मामले की पूछताछ की और नागरिक अस्पताल में डॉक्टरों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी है। परिजनों ने बताया कि इस मामले पर आरोपी टीचर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सुबह अपने लड़की भेजी थी स्कूल में पढ़ने के लिए। क्या मामला कैसा हो? बस एक है ना, बच्चे तो कहना कोई सवाल नहीं आया, बस एक सवाल पिछे ही जो बच्चे नु मार मार के खूंजे च बाहर रखा जी। उतो कहते हैं भी
ये तो तीसरी कक्षा की गुड़िया है जी, एक छोटी सी मासूम बच्ची है। ये देखो जी, एक अशोक सर बता रहे हैं अभी सुबह इस बच्ची को क्लास में बंद करके पीटा गया है। आप इसकी हालत देखो, बहुत गलत किया उसने, अच्छा काम नहीं किया जी अशोक ने। तो अब फिर क्या फैसला? फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।